हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये इस सीरीज़ का हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियोज़ की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हम हमारे जनरल स्टडीज़ के जो वीडियो होते हैं, उसमें संबंधित प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य की फैक्ट्स की भी चर्चा करते हैं, ताकि उस प्रश्न के से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रश्न परीक्षा में आता है, तो हमें उसकी भी संपूर्ण जानकारी हो और हम ऐसे अन्य प्रश्नों को भी आसानी से परीक्षा में हल कर पाएँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, उसमें हमसे पूछा गया है 1990 में धोलावीरा में उत्खनन किसने शुरू किया था? हु बिगेन एक्सकेवेशंस एट धोलावीरा इन 1990? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर एस बिष्ट ने धोलावीरा में 1990 में उत्खनन शुरू किया था। और की फैक्ट्स जानते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित। अब देखिए ये क्या है, धोलावीरा sites excavation between 1990 and 2005 under the supervision of archaeologist Ravindra Singh Bisht uncovered the ancient city, which was a commercial and manufacturing hub before its decline and eventual ruin in 1500 BC। अब देखिए धोलावीरा साइट का जो एक्सकेवेशन है, उत्खनन है, वो सन 1990 से 2005 के बीच में हुआ था। किसके सुपरविजन में हुआ था? जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, आर एस बिष्ट के साथ के सुपरविजन में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था। और उन्होंने क्या खोजा वहाँ पे? उन्होंने अनकवर्ड एंड द एंशंट सिटी, उन्होंने एक प्राचीन शहर की खोज की थी, जो एक कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब रहा होगा, जो एक कमर्शियल और व्यापारिक केंद्र रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग केंद्र रहा होगा, हब रहा होगा, बिफोर इट्स डिक्लाइन एंड इवेंचुअल ruin इन 1500 BC। ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व उसका डिक्लाइन हुआ और वह समाप्ति की ओर बढ़ा। तो वो जो साइट थी वो कौन सी थी? धोलावीरा साइट थी। अब इसमें हमको जो याद रखने वाली चीज़ कौन-सी है कि किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था, जो तो प्रश्न ही है। धोलावीरा क्या था? कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब था। उसका डिक्लाइन कब हुआ? 1500 बीसी में हुआ। धोलावीरा वाज़ डिस्कवर्ड इन 1968 एडी बाय आर्कियोलॉजिस्ट जग जगतपति जोशी एंड वाज़ एक्सकेवेटेड बाय आर.एस. बिष्ट इन 1990। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धोलावीरा की खोज किसने की थी? 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी जी ने की थी। यूनेस्को डिक्लेयर्ड धोलावीरा एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। यूनेस्को ने धोलावीरा को 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आगे चलते हैं। अब देखिए 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूटा? हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम सभी लोग जानते हैं, वो है महमूद गजनी। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर कर इसे लूटा था। और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स जानते हैं इस घटना से संबंधित। महमूद गजनी in 1026 AD अटैक्ड एंड लूटेड द सोमनाथ मंदिर। उसने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वो सौराष्ट्र में स्थित है। महमूद गजनी वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, जो कि महमूद गजनी अफगानिस्तान का एक शासक था। ही वॉज द सन ऑफ सुबुक्तागिन का वो बेटा था। द फाउंडर ऑफ टर्किक गजनाविद डायनेस्टी, जो कि तागिन कौन था? टर्किक गजनाविद डायनेस्टी, तुर्की की गजनाविद डायनेस्टी का गजनाविद वंश का फाउंडर था। विच इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। और इस डायनेस्टी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। इन द अटैक्स ऑफ दिस टेम्पल ही लूटेड वेल्थ ऑफ अबाउट 20 लाख दिनार। इस अटैक में उसने 20 लाख दिनार के आसपास लूट ली थी। तो ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं। भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला वाइसराय कौन था? सो हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ पुर्तगीज स्टेट इन इंडिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा से आप याद रख सकते हैं
फ्रांसिस डी अल्मीडा पुर्तगाली राज्य का पहला वाइसराय था इंडिया में। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रॉम 1505 टू 1509। 1505 से 1509 तक के लिए ये था वाइसराय फ्रांसिसो डी अल्मीडा। Alfonso de Albuquerque was the second viceroy of the Indian territory that came under Portuguese control in India। दूसरा वाइसरॉय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। He is considered as the real founder of Portuguese power in India। ये जो अल्बुकर्क जी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जी के समय इनके समय पुर्तगीज राज्य इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैला। ही मेड कोचीन एज हिज हेडक्वार्टर। उसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया। मैनुअल एंटानियो वेसेलो ई सिल्वा वॉज द लास्ट वाइसराय। ये आखिरी वाइसराय थे ऑफ पुर्तगीज इंडिया फ्रॉम 1958 टू 1961। 1958 से लेके 1961 तक, जब तक पुर्तगीज राज्य का भारत में अंत नहीं हुआ, ये मैनुअल एंटानियो वेसालो ई सिल्वा के नाम से आप याद रख सकते हैं, अंतिम वाइसराय थे। आगे चलते हैं। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द विच कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के अंतर्गत काफ़ी सारी अन्य समितियां थी, तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर क्रेडेंशियल्स कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए इसमें इससे संबंधित क्या जानकारी है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ क्रेडेंशियल कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन दोगुने से अधिक बड़ा नहीं है, तो वह किस में बदल जाएगा? ऐसा कोई तारा जो हमारे सूर्य से बड़ा है, इफ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर एज ट्वाइस बिग, दुगने से ज्यादा बड़ा नहीं, नॉट मोर ट्वाइस एज बिग, इट विल रन इनटू अ पल्सर। वो पल्सर में, ये न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इफ द स्टार इज बिगर देन द सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, इट विल टर्न इनटू ए न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर। Pulsar are highly magnetized rotating neutron stars that emit beams of electromagnetic radiation out of their magnetic poles। तो ये क्या होते हैं? ये हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं पल्सर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीम एमिट करते हैं अपने मैग्नेटिक पोल्स से। इफ द स्टार इज मेनी टाइम्स बिगर देन द सन, अगर कोई स्टार हमारे सूर्य से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इट विल टर्न इनटू द ब्लैक होल, तो वह ब्लैक होल में बदल जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? विच इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट्स द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है, वो है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको, कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा इज वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन विथ एन एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर। तो समुद्री तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय जो ब्राउन एंड जॉर्ज बैंड इन 1955। कंचनजंगा को पहली बार किसने चढ़ाई की थी? जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने 1955 में की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ 8848 मीटर। हिमालय रेंज की माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है,
जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय की गणना निम्नलिखित में से किसके घंटाघर से की जाती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर की क्लॉक टावर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ए क्लॉक टावर इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ की क्लॉक टावर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5 घंटे और 30 मिनट भारतीय मानक समय होता है। आगे चलते हैं। साकेवा किस राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? सो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेवा सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, एक धार्मिक त्योहार है। उसको और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। So Sakewa is one of the most significant cultural and religious festival for the Kirat Kamburai community in Sikkim. It is also known as Bhumi Puja or Chandi Puja. So Kirat Kamburai community Kirat Kambu Rai community के द्वारा सिक्किम में मनाए जाने वाला एक ये त्योहार है। इसे भूमि पूजा के नाम से भी मनाया जाता है या चंडी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। Celebrated as a homage to Mother Earth, it commences by performing Bhumi Puja, followed by community dances and other rituals. So, हमारी जो पृथ्वी है उसको उसकी पूजा की जाती है इस फेस्टिवल की शुरुआत में। उसके बाद कम्युनिटी डांस होता है और अदर रिचुअल्स होते हैं, अन्य कार्यक्रम होते हैं। द फेस्टिवल बिगिंस ऑन द फुल मून डे विद the फेस्टिवल बिगिंस ऑन द फुल मून डे ऑफ द हिंदू मंथ बैसाख। बैसाख का जो महीना होता है, हिंदू मंथ जो होता है, उसमें पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत होती है, जो आमतौर पे अप्रैल या मई में आता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। आगे चलते हैं। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र इसके संस्थापक थे। और डिटेल में पढ़ते हैं। द शुंग डायनेस्टी वॉज द फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। ये मगध की पांचवा राज्यवंश था जिसने मगध पर शासन किया। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसने उत्तर उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सब कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप में राज्य किया। अब देखते हैं। पुष्यमित्र संघ वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी विच रिप्लेस्ड मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग डायनेस्टी आई, शुंग साम्राज्य आया। पुष्यमित्र संघ हु वॉज द कमांडर ऑफ मौर्यंस assassinated Brihadrath, the last Mauryan ruler, at a military parade and assumed royal power। तो अब क्या किया पुष्यमित्र ने, जो कि मौर्य साम्राज्य में कमांडर हुआ करता था, उसने अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ को असासिनेट किया, उसका मर्डर किया। उसके बाद उसके वध के पश्चात उसने रॉयल पावर, खुद को राजा घोषित कर दिया। और उसका वध कब किया था? उसने एक मिलिट्री परेड के समय पे किया था। द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ पावर बाय पुष्यमित्र संघ इज बिलीव टू बी 184 BCE। सो ईसा पूर्व लगभग 184 वर्ष पहले पुष्यमित्र ने अपना जो इस राज्यवंश की स्थापना की थी और अपना राज्य शुरू किया था। पुष्यमित्र संघ वॉज अ ब्राह्मण ऑफ उज्जैन। वह उज्जैन से एक ब्राह्मण था, उज्जैन शहर का। आगे चलते हैं दोस्तों। मैसूर विलास पैलेस किसका निवास स्थान था? दी मैसूर पैलेस
द मैसूर पैलेस वॉज द रेसिडेंस ऑफ होम? सो मैसूर पैलेस वॉज द रेसिडेंस ऑफ वडियार। वडियार राजाओं का यह निवास स्थान हुआ करता था। डिटेल में पढ़ते हैं इसको। इट यूज टू बी द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ वडियार डायनेस्टी, द रूलर्स ऑफ मैसूर। तो वडियार राजा जो मैसूर के राजा हुआ करते थे, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस कहाँ पे था? उनका ऑफिशियल रेसिडेंस मैसूर पैलेस में हुआ करता था। मैसूर पैलेस, ऑल्सो नोन एज अम्बा विलास पैलेस, इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशिएंट एंड लार्ज पैलेस इन इंडिया। तो भारत में पाए जाने वाले जितने भी पैलेसेस हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैलेस मैसूर पैलेस है, जिसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। यह दक्षिण राज्य कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक कौन था? हु वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ संथाल रेबेलियन? सही उत्तर हो जाएगा सिंधु मांझी, या कहीं कहीं पे से सिद्धू मुर्मू भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, इन 1855 द संथाल रिबेलियन was started in present day झारखंड एंड बंगाल, पुरुलिया एंड बांकुरा। ये 1855 में बंगाल और झारखंड में शुरू हुआ एक विद्रोह था। इन ईस्टर्न इंडिया, जो पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ था? जो वर्तमान में झारखंड है और बंगाल है। अगेंस्ट किसके विरोध में हुआ था ये विरोध? ये हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदार्स बाय द संथाल पीपल। जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिशों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। सिद्धू एंड कन्नू दो भाई थे, और जो इस रेबेलियन के लीडर थे, सिद्धू एंड कान्हू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में मित्रमंडल के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? When was the first no confidence motion move against the cabinet in independent India? तो सही उत्तर हो जाएगा मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1963 में। अगस्त 1963 में पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था कैबिनेट के खिलाफ। अब और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, लोकसभा सॉ इट्स फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय आचार्य जे बी कृपलानी। ये किसके द्वारा लाया गया था? आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा लाया गया था इन 1963, अगस्त 1963 में, अगेंस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगेन ये किसके विरुद्ध लाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध लाया गया था, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। द डिबेट लास्टेड फॉर 21 आवर्स over 4 days, and 40 members of parliament participated immediately after the disastrous Indo-China War। तो 4 दिन तक 21 घंटे तक इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे या अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हुई थी, जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया था। और ये क्यों लाया गया था? जो हमारे देश को सेटबैक मिला था इंडो चाइना वॉर में, उस समय की भारत और चीन की लड़ाई में जो हमें सेटबैक मिला था, उसके खिलाफ ये लाया गया था। आगे चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, विच प्लैनेट कम्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ? तो मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वीनस। शुक्र ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच में वीनस शुक्र ग्रह आता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द प्लैनेट बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ इज वीनस। बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र आता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में सूर्य से दूरी के अनुसार यह कौन कौन से ग्रह हैं ये हम देख लेते हैं। पहला ग्रह है मर्क्यूरी, बुध, फिर है शुक्र, वीनस, फिर है अर्थ हमारी, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी। सबसे अंतिम छोर पे ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। और पृथ्वी हमारी कौन से नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद मार्स आता है। आगे चलते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो यूटी है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए और डिटेल में, इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। सो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट यूटी, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वह है लक्षद्वीप, जिसका जो क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? विच ऑफ दी फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिड द्वारम वेंकट स्वामी नायडू यूज टू प्ले? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायलिन बजाते थे। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू was a Carnatic music violinist in 20th century। वह 20वीं सदी में एक म्यूजिक वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट थे। ही यूज टू प्ले वायलिन, वो वायलिन बजाते थे। नायडू वॉज पार्शली ब्लाइंड, वह आंशिक रूप से दृष्टिबाधित थे। ही रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन फाइन आर्ट्स इन 1953। उन्होंने 1953 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द पद्मश्री अवार्ड इन 1957। भारत सरकार ने उन्हें सन 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। ये छठा वीडियो है इस सीरीज़ का। हम रोज़ ऐसा वीडियो लाने के लिए आपके सामने इस प्रकार का वीडियो लाने के लिए प्रयासरत हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।